अब अगर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो लॉ को समझने के लिए या फिर अगर किसी भी केस को जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं, कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं, तो हमारा जो है सोचने का नज़रिया कैसे होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि लोग जो है ट्रूथ के पीछे जो भागते हैं, तो ट्रूथ क्या है अपने आप में। तो एक्चुअली देयर आर 3 theories of truth. One is the correspondence theory of truth, second one is the coherence theory of the truth, and third one is the pragmatic theory of truth. What is the correspondence theory of truth? भैया मैंने बोला कि मेरे हाथ में विक्स इनहेलर है कि नहीं है, आपने बोला है, मैंने बोला नहीं है, तो आपको समझना होगा कि आप मेरा हाथ खोल करके देखिए, मेरे हाथ में ये विक्स इनहेलर है। हालांकि विक्स इनहेलर वालों को चाहिए कि मुझे जो है कुछ कमीशन तो दे देना चाहिए, मैं उनका ऐड कर रहा हूँ उसी में, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, पर ईमानदारी की बात कर देना चाहिए। तो नाउ अगर आप जो है अपने सेंसुअल ऑर्गन्स के जरिए, अपनी इंद्रियों के जरिए आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ में क्या होता है कि इफ आई एम क्लेमिंग दैट इन माई हैंड्स आई एम हैविंग विक्स इनहेलर, दिस विक्स इनहेलर, सो इफ you can verify it. If you can verify it by your sensual organs, either you can touch it, smell it, you can see it, you can taste it, by any means you can hear it. तो जब आप अपने इंद्रियों के जरिए इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, सेंसुअल ऑर्गन से जब आप इसको देख सकते हैं या सेंसुअल ऑर्गन से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। एक्चुअली में लॉ स्टूडेंट्स के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ उतना मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर क्या करता है, जो एक लॉ स्टूडेंट्स को ज़्यादा मैटर करेगा वो इससे कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी से कहीं ज़्यादा जो है कोहेरेंस थ्योरी करता है। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कहते हैं संवाद का सिद्धांत, जहाँ हमारी इंद्रियां सीधा सीधा सत्य के साथ संवाद स्थापित कर दें, देख सकें, सुन सकें। सेकेंड वन इज द कोहेरेंस थ्योरी, जो मैं बोल रहा हूँ कि इज मोर इम्पॉर्टेंट, भैया ए बेटा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है, तो सेकेंड वन इज द कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। ये कोहेरेंस थ्योरी क्या है? कोहेरेंस थ्योरी एक्चुअली में सत्य का वो हिस्सा नहीं है जहाँ पर कि हम उसको जो है सेंसुअल ऑर्गन्स के जरिए समझते हैं, बल्कि यह सच का वो हिस्सा है कि जहाँ पर पहले से स्थापित किसी सिद्धांत या थ्योरी या किसी जो है बात के से अगर जो है मैच करती हुई या उसमें फिट होती हुई कोई बात कही जाए, तो अगर मतलब कि ये पहले से जो है हमारा कोई एक थ्योरी है और हमने दूसरी बात कही और वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो सही मानी जाएगी, नहीं तो गलत मानी जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे ये थोड़ा टफ सोचना, कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये बड़ा टफ है ना कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। अब आप जैसे ये कहिए कि मैं साउथ की मूवी देख रहा था और साउथ की मूवी में मैंने देखा कि नागार्जुन ने अपना पैर घुमाया और पूरा जो है साइक्लोन खड़ा हो गया और उसने धरती पर लात मारी और धरती जो है 2.5 फीट जो है अपने जो है धूरी से नीचे घुस गई। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मूवी में भले ही पॉसिबल हो जाए कि हीरो यहीं से उछला और चांद पे जा करके बैठ गया, सारा रॉकेट वॉकेट सब जो है बेकार हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्यों, क्या इसको आप जो ये हीरो का जंप करना है चांद तक, क्या इसको जानने के लिए आपको सेंसुअल ऑर्गन्स की जरूरत है? आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहले का ग्रेविटेशनल थ्योरी है, वो जो न्यूटन और सेब वाला, ये उससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो जो पहले के थ्योरीज हैं, अगर उससे मैच करेगी ये बात, तो हम इसको सही मानेंगे, नहीं तो हम इसको गलत मानेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो ये कोहेरेंस थ्योरी है।
यानी कि कोहेरेंट होना चाहिए। पहली बात को अभी वाली बात के साथ कोई एग्जिस्ट करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, ये साड़ी के फाल सा होना चाहिए। ठीक है ना, कि साड़ी और फाल एक दूसरे से मैच कर जाए। ठीक है, दैट इज द कोहेरेंस थ्योरी। लॉ के स्टूडेंट के लिए कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्पत की कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। सत्य क्या है वो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो पहले से लॉज हैं, जो पहले की सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं, जो कोर्ट के जो है एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं, जो कोर्ट का अपना एक परसेप्शन है, उसके हिसाब से हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि हो सकता है कि कोर्ट आज किसी चीज़ को कैसे सोच रही है, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो सच जान गया, कोर्ट तो ऐसे ही सोचती है, लेकिन उसके बाद पता चला कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट से निकल करके जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ चली गई। ले भैया, आपका तो बना बनाया थ्योरी गलत हो गया। तो यू मस्ट कि कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट का परसेप्शन जो है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉयर, एंड व्हाट इज दैट? प्रैग्मेटिक थ्योरी। इसको हिंदी में आप फलोत्पादक सिद्धांत भी कह सकते हैं, मतलब कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। इसे आप अर्थ क्रिया सामर्थ्य का सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी कि बात हमको कुल मिलाकर के वह करनी है जिससे कि हम अपना मनचाहा रिजल्ट निकाल लें। अगर हमारी बात, हमारा प्रेजेंटेशन रिजल्ट ला सकता है तब तो बात सही है, काम की है। और अगर वो मनचाहा रिजल्ट नहीं दे सकता है, हम जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं हम वो नहीं ला सकते हैं, तो हमारे कोई भी मतलब की चीज़ नहीं हुई। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको दूँ कि आप इसको कैसे समझिए। बड़ा मज़ेदार, बड़ा मौजूद सा है। तो रुक बेटा, अभी आप मत जाइए, इधर रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, थर्ड वन इस क्या है जो रिजल्ट ओरिएंटेड के बारे में हम बात करते हैं कि आप अपना प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार करिए कि आप कोर्ट के परसेप्शन को भी चेंज कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे जो है लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे जहां पर कि एडवोकेट की शानदार दलीलों ने कोर्ट का माथा फेर करके रख दिया। जैसे कि एक मूवी आई थी, वो मूवी हालांकि सच्ची घटना पर बनी हुई है और वहां पर परसेप्शन क्रिएट किया गया। आपको याद होगा रुस्तम मूवी आई थी, डू यू रिमेंबर? एक नेवी ऑफिसर का था और उसके पहले कैसे ज्यूरी सिस्टम काम कर रही थी। इसी तरह से अगर ब्रिटेन में भी आप खास तौर से अगर जो है जजमेंट से देखेंगे कौन से जो उनकी लास्ट एपिलेट कोर्ट प्रिवी काउंसिल तक जाती है, तो वहाँ के कभी अगर आप जजमेंट्स को, वहाँ की अगर दलीलों को सुनेंगे तो हर बार आपको यही पाएंगे कि वहाँ पर जो है उन दलीलों ने, उन प्रेजेंटेशन में चीज़ों को चेंज कर दिया। तो एक लॉयर के लिए ट्रुथ को सामने लाने की ये तीन थ्योरीज हैं। जैसे कि अभी हमारी आपकी बहस हो रही थी एडल्ट्री पर। एडल्ट्री पर जब हमारी आपकी बहस हो रही थी तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश की ना कि एडल्ट्री जो है उसको आप जो है मेजर हिस्सा अपने आर्गुमेंट का मत बनाइए, उसे हमेशा आप सप्लीमेंट्री बनाइए। क्योंकि एडल्ट्री को प्रूव करना या फिर एडल्ट्री किस तरह से है, ये अलग अलग कोर्ट अपने परसेप्शन में अलग अलग तरीके से लेगी। मैं इसको आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं तो इंडियन जुडिशियरी में आपको जो है जो लोअर कोर्ट होगी वो एडल्ट्री को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल उतावली बैठी होगी, वो मानना ही मानना चाहती है। वो फैमिली कोर्ट में चले जाइए या कहीं पर, तो वो पहली नज़र में ही जो है वो प्री ऑक्युपाइड होती है कि एडल्ट्री को जो है अगर औरत ने आरोप लगाया है तो वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं औरतों को वीकर और प्रताड़ित मान करके ही सोसाइटी चलती है और वो जजेस वहीं से आते हैं। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे
तो वहाँ के जो जजेस बैठे होते हैं वो जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल परसेप्शन क्या बना सकते हैं कि वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं और वो चीज़ों को नए नज़रिए से देखते हैं। तो कई जगह तो कहेंगे कि भैया बीवी घर में है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिला करके रखिए। तो अब वहाँ पर क्या है कि वो एडल्ट्री को नहीं मानते हैं, या एडल्ट्री को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको जो है बेडरूम ट्रेस पास करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक क्राइम बन जाएगा। तो वो काफ़ी टफ होगा। तो आप वहाँ पर हैरेसमेंट को केस लीजिए, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, व्हाट एवर ग्राउंड यू कैन क्रिएट। और फिजिकल को मत लीजिए, क्योंकि फिजिकल हैरेसमेंट को लेंगे तो थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस काम आएगी। लेकिन अगर आप मेंटल वगैरह को लेते हैं तो फिर थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि सेंसुअल ऑर्गन्स पर जाएगा ही। अब आपके लिए जो है चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो। गॉट माय पॉइंट? तो यही बताना था कि लॉयर के लिए प्रेजेंटेशन और परसेप्शन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लॉ को जो आपने बताया था कि किताबों सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, उसको थोड़ा एलिब्रेट कर दिए। शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शब्द जो होते हैं ये खासतौर से कॉर्पोरेट लॉ में बड़ा फेमस जो है थ्योरी है, और वो कॉर्पोरेट लॉ की बहुत फेमस थ्योरी है। और वो थ्योरी कौन सी है? नकाब हटाने का या घूंघट उठाने का सिद्धांत, लिफ्टिंग द वेल। उसके हिसाब से जो है आज सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखिए तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप पढ़ेंगे, चाहे आप इसे क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे, आईपीसी वगैरह के, तो जब भी इनके जो है इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो कई बार जुडिशरी में अब तक ये बोला गया है, और ख़ास तौर से जो प्रेजेंट एरा है उसमें जुडिशरी ये मानती है कि व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द बुक दैट इज़ नॉट लॉ। ये हिंदी फिल्मों ने लोगों का दिमाग खराब करके लिखा है कि कानून की किताब में तो यही लिखा है। हाँ, नहीं भैया, कानून की किताब में जो लिखा है वो कानून नहीं है। उस कानून का जो सिचुएशन है, जो संदर्भ है, जो केस है, उसके संदर्भ में उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। वो वर्ड बाय वर्ड नहीं है, वह बिटवीन द वर्ड क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, उस पर। तो जैसे आप कुछ भी अगर पढ़िए तो क्वेश्चन करिए कि यही चीज़ क्यों लिखी हुई है। जैसे अभी आप मेरे से हिंदू मैरिज एक्ट पर चर्चा कर रहे थे, और मैरिज में आप सपिंडा की चर्चा की है। तो सपिंडा या उसको सतपिंडा भी बोलते हैं, तो वो क्यों आया है, कब से आया है, वो कहाँ कहाँ पर लागू हो सकता है, और फिर उसको जो है हमारे देश में जो है मैरिज आदि को जो है पर्सनल लॉज में रखा गया है, तो उसका एग्जैक्ट मतलब कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना कि सतपिंडा आपने पढ़ लिया, लेकिन ये तो कस्टम्स पे निर्भर करता है। जैसे कि हिंदुओं में जो है सामान्य तौर पर माना जाता है कि मंगलसूत्र पहना दिया, 8 के 7 फेरे ले लिए तो शादी है। लेकिन कई जगहों पर जो है 8 के 7 फेरे के बजाय लोग 8 फेरे ले रहे हैं, तो क्या शादी करने से मना कर देंगे आप मानने से? फिर कई जगहों पर यह कहा जाता है कि भाई आप साथ में रह रहे हैं तो पति पत्नी के सारे राइट्स आपके हो गए। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई लॉ क्यों आया, वही लॉ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उस लॉ में चेंजेस क्यों आए हैं, या उस लॉ को अगर चैलेंज किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी मैं रेरा के बारे में बात कर रहा था आपसे, जो आप प्रॉपर्टी लॉ अपने फ़ोन में रख करके घूम रहे हैं, है ना? शायद आजकल आप प्रॉपर्टी लॉ पढ़ रहे हैं। मैंने आपका फ़ोन ट्रेस पास किया, मैं भी एक क्राइम किया मैंने। तो उसमें क्या है कि रेरा जो है बिल्डर्स अगर उनसे एक्सटेंशन मांगता है तो रेरा वन साइडेड डिसाइड कर देती है कि उनको जो है देना है कि नहीं देना है। जबकि अगर रेरा ये एक्सटेंशन देती है किसी बिल्डर को, तो इस एक्सटेंशन से असर किस पर पड़ता है? बायर्स पर, होम बायर्स पर। अब होम बायर्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत इसमें जो है एक पक्ष है ना? तो पक्ष होने के नाते उनका जो है नेचुरल लॉ ये कहता है कि उनको भी जो है सुना जाना चाहिए, उनको भी हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, उनकी भी बात कही जानी चाहिए। लेकिन रेरा नहीं दे रही है, तो रेरा इस केस में
फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। फंडामेंटल कौन से हैं? राइट टू शेल्टर का कर रही है, राइट टू रेजिडेंस का कर रही है, आर्टिकल 19(1)(e) में जो है। तो रेरा जो है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रही है। दूसरे रेरा एक बहुत बेसिक गड़बड़ी कर रही है और वो है नेचुरल लॉ का वायलेशन कर रही है। ये मेरा परसेप्शन है। लेकिन अगर आप केवल बुकिश लैंग्वेज से जाएंगे तो हाँ ठीक है, रेरा के पास ये चीजें लिख करके रखी हुई है, रेरा ने इस आधार पर जजमेंट दे दिया। तो वहां पर गड़बड़ी क्या है कि आपने कानून इंसानों के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं बना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप चाहिए तो लॉ के बेसिक्स में, या फिर आज जो मॉडर्न स्टेट है, लॉ इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, और स्टेट क्या है आज का जो मॉडर्न स्टेट है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिलाडेल्फिया के बाद जो स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरा है, जब हम मैक्सवेल से भी आगे बढ़ गए हैं, तो वहां पर स्टेट का मतलब सीधा है कि स्टेट इज फॉर इट्स सिटीजन्स। नागरिक राज्य के लिए नहीं है, राज्य नागरिक के लिए। तो रेरा, प्रधानमंत्री, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी सिटीजन के राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है, और रेरा जब इस केस में आ रहा है तो वायलेशन कर रहा है। ये चीजें कब आप समझेंगे? ये चीजें आप तब समझेंगे जब आप बियॉन्ड द वर्ड्स जाएंगे, आप जब बियॉन्ड द लाइंस जाएंगे, आप वर्ड्स में रहेंगे, लाइंस में रहेंगे, तो आप कभी भी जो है कानून के नई रोशनी में आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। कानून कभी नए आज की रोशनी नहीं दिख पाएगा। ये कानून की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी दिक्कत जो है कानून की क्या हो जाएगी कि फिर आदमी जो है, इंसान जो है, वो चंद किताबी पन्नों का गुलाम होकर जाएगा, जो एक डिग्निफाइड लाइफ के अगेंस्ट है। तीसरी दिक्कत क्या है? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप एक अच्छे लॉयर बनने के बजाय एक रट्टू तोता हो जाएंगे। फिर आपको ये जो है छोटे मोटे बैनामे कराने हो, रजिस्ट्री करानी हो, हलफनामे दर्ज करने हो, बस इतने तक आप सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहें तो रटिए मत, बियॉन्ड द वर्ड्स, बियॉन्ड द लॉज जाने के लिए क्वेश्चन करेंगे हर एक शब्द पर, हर एक बात पर, और जब तक हर एक पेज, हर एक लाइन आपको सेटिस्फाई न कर दें, ना आप खुद आगे बढ़िए, ना अपने टीचर को बढ़ने दीजिए। मैं ज़्यादातर आप लोग के वीडियोस वगैरह देखता हूँ, टीचर आते हैं और वो इंग्लिश में एक बात कहेंगे, फिर दूसरी बात उसी को हिंदी में दोहरा देंगे। वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो बच्चों से पूछते भी नहीं हैं। मैंने आप लोग के वीडियोस देखे हैं और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि डीयू के जो है टीचर्स ऐसा कर रहे हैं। इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारी नेशनल कैपिटल की यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर ये जो है हरकत हो रही है कि वो टीचर को जो है कंसर्न ही नहीं है कि स्टूडेंट समझा कि नहीं समझा, उसके लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज एक्चुअली नो कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन होती है कम्युनिकेशन, सॉलिड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योर बुक्स, कम्युनिकेशन विद योर वर्ड्स, कम्युनिकेशन विद योर टीचर, कम्युनिकेशन विद योर एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन विद चील, कौआ, पक्षी, कुत्ता, जानवर, हाथी, घड़ी, मकान, सबसे हर एक जगह से आप अपनी चीज़ों को लेने की कोशिश करिए। एजुकेशन 24 आवर्स का जो है कम्युनिकेशन है, आपके एनवायरनमेंट से, आपके सराउंडिंग से, जो आप जानते हैं उससे भी, जो आप नहीं जानते हैं उससे भी। इसीलिए सवाल करते रहिए, पूछते रहिए, शब्दों को खोलते रहिए, किताबें महक उठेंगे, ज़िंदगी रोशनी से भर जाएगी और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये ऊब रही हैं, मुझे उम्मीद